हेलो गर्ल्स, मैं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट। और इसके अंदर हम अभी तक एजेंसीज़ पढ़ रहे थे। बहुत सारी एजेंसीज़ हमने पढ़ी हैं और हम नेशनल एजेंसीज़ जो कि फैमिली वेलफेयर में इन्वॉल्व हैं, जो कि संलग्न हैं इस कार्य में, उनके बारे में पढ़ रहे थे। और अब हम आए हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर। आपने पिछले लेक्चर में सुना था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है वो क्या होता है, उसका क्या महत्व है, क्यों बनाया गया, कब स्थापना हुई और उसमें कार्य किस प्रकार से होता है, यानी कि उसमें जो संगठन है वो किस तरह से बना हुआ है। तो इसमें आपने पढ़ा था कार्यकारी समिति क्या है, आम निकाय क्या है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपने समझी थी। और अब हम इस वाले वीडियो में देखते हैं कि कार्य क्या है, यानी क्या काम है जो कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड करता है। ये देखिए, अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के बाद जुलाई 1960 में पुनः संस्था का मूल्यांकन हुआ। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि मूल्यांकन बार बार करते रहना इनका काम था और उसमें नए नए आयाम जोड़े गए। तत्पश्चात 1969 में कुछ अतिरिक्त कार्य भी बोर्ड द्वारा प्रारंभ किए गए। तो इस तरह से समय समय पर समाज कल्याण बोर्ड का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया और नए नए आयाम जुड़ते गए। तो ये कार्य कौन कौन से हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं आगे। तो पहला है सामान्य सहायता राशि कार्यक्रम। सहायता राशि कार्यक्रम यानी कि ये लोन नहीं है जो कि वापस लिया जाए। ये एक सहायता है जब बहुत ही ज़्यादा नीडी जो लोग हैं उनको देने के लिए, जो वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत बच्चों, महिलाओं, वृद्ध, विकलांग आदि के साथ ही अनेकों स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। यह तो बच्चों, इसमें हम पढ़ते हैं समाज कल्याण बोर्ड के कार्य। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के बाद जुलाई 1960 में पुनः संस्था का मूल्यांकन हुआ। आप जानते हैं कि संस्थाओं का बार बार मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस मूल्यांकन के कारण से हम सीखते हैं कि हमारी क्या गलतियां रही और कैसे इसको और सुधारा जा सकता है, और इसलिए सुधारा गया और नए नए आयाम जोड़े गए। तत्पश्चात 1969 में कुछ अतिरिक्त कार्य भी बोर्ड द्वारा प्रारंभ किए गए। इस तरह से समय समय पर समाज कल्याण बोर्ड का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया और नए नए आयाम जुड़ते गए। तो ये कौन से कार्य बच्चों, देखते हैं अपन। पहला है सामान्य सहायता राशि कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बच्चों, महिलाओं, वृद्ध, विकलांग आदि के साथ साथ ही अनेकों स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। ये जो वित्तीय सहायता, इसका क्या मतलब है, ये कोई लोन नहीं है, ये वापस नहीं लिया जाता है। ये हेल्प है एक तरह से जो दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सकें और उनकी जो योजना है वो पूरी हो सकें। ये धनराशि हर वर्ष के लिए या योजना के निर्धारित समय के लिए दी जाती है, कि उसमें प्लान होता है कि हम 1 साल के लिए देंगे, 1 महीने के लिए देंगे, जब तक कि वो उनको लगता है कि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब तक के लिए ये दी जाती है। तो ये कार्यक्रम 1953 से लागू हुआ है और आज ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, आप लोगों को भी जिस तरह से स्कॉलरशिप्स मिलती है, आप में से जो भी नीडी बच्चे हैं मेरिट कम नीड पे, या अलग अलग और भी क्राइटेरिया हैं जिनके द्वारा जो है सहायता राशि दी जाती है। दूसरा है कल्याण विस्तार योजना। कल्याण विस्तार योजना वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये संगठित कार्यक्रम है जो कि 1954 से प्रारंभ हुआ था। इसका कार्य था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के लिए आधारभूत कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराना था। आधारभूत कल्याणकारी सेवाएं क्या है? बेसिक जो नीड्स होती हैं, जैसे कि डिलीवरी वाली है या मातृ कल्याण के कार्यक्रम है, शिक्षा है, हेल्थ है, ये सारी जो है कल्याणकारी आधारभूत कल्याणकारी सेवाएं कहलाती हैं। ये इनको उपलब्ध कराई जाती है। तो बालवाड़ी के माध्यम से समाज शिक्षा, क्रियात्मक कार्य तथा मातृ कल्याण के कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित थे। 1957 से 61 में ये परियोजना
पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बनी और प्रत्येक ब्लॉक समिति के माध्यम से बाल एवं महिला कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए गए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी इम्पोर्टेंस इसको दी गई कि ये पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बनी और जैसे कि दूसरे प्रोग्राम्स थे उनके साथ ये मिलकर के काम किया इसने। और प्रत्येक जो ब्लॉक होते हैं, मतलब आप जानते ही हैं कि ब्लॉक बनते हैं जब पंचायत समितियों के बाद में, तो उन ब्लॉक समितियों के माध्यम से बाल एवं महिला कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए गए। फिर आता है महिला मंडल कार्यक्रम। इसकी जिम्मेदारी स्वैच्छिक संगठनों ने ली तथा 1962 से प्रत्येक ब्लॉक में महिला मंडल बने और इन्हें वित्तीय सहायता समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आप ये देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और इसमें अभी भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ महिलाओं का संशोधित पाठ्यक्रम। प्रौढ़ महिलाएं कौन सी हैं? जो कि 18 वर्ष से 30 वर्ष की महिलाएं हैं जिनकी कि किसी भी कारण से पढ़ाई छूट गई है या वो आगे बढ़ने से वंचित हो गई हैं और अब वो एडल्ट में आ गई हैं। जब तक वो स्टूडेंट होती तो हम प्रॉपर जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं इन्हीं से हम उनको ट्रेनिंग दे सकते थे या फिर इनको शिक्षित कर सकते थे। लेकिन जो शादी हो गई है या किसी कारण से पढ़ाई छूट गई है लेकिन वो उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, तो इस पाठ्यक्रम में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है जिससे 18 वर्ष से 30 वर्ष की महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा किस लिए? ताकि वो रोजगार अर्जित करने के योग्य बन सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा कार्यरत एवं बेरोजगार महिला दोनों तरह की हो सकती है। जरूरी नहीं कि जिसके पास छोटा मोटा कुछ काम है तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो और भी ज़्यादा अच्छा अपने आप को बना सके और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सके ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके, इसके लिए वो ट्रेनिंग ले सकती हैं। फिर आता है छुट्टियों में लगने वाला कैंप या हॉलीडे कैंप। ये अब होने लगे हैं। अब जैसे आप लोग भी बच्चे गर्मी की छुट्टियों में जब फ्री होते हैं, जब स्कूल में थे तब भी ऐसा था कि 2 महीने आपको बिल्कुल फ्री होता था और फिर आजकल इधर उधर कैंप लगने लगे जिसमें जाने लगे हैं बच्चे, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके, सर्टिफिकेट भी मिल सके और उनको एक छुट्टियों में भी अनुशासन की भावना उनके अंदर आए, इसके लिए ये कैंप लगाए जाते हैं। ये स्कूली बच्चों के लिए लगाए जाते हैं और इसमें स्वैच्छिक संस्थानों की मदद ली जाती है। उनके माध्यम से स्कूल की छुट्टियों के समय 15 दिन के कैंप का आयोजन किया जाता है। इसमें 10 से 16 वर्ष के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, उन्हीं के लिए आयोजित होता है। क्योंकि जो पिछड़े हुए नहीं हैं यानी कि जो सक्षम हैं वो तो वैसे भी कैंप्स में चल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे रह जाते हैं जिनके लिए कोई सोचा नहीं गया है और जिनके लिए कोई पैसे की समस्या है और बच्चे जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं वही काफ़ी है उसमें से, तो उनके लिए छुट्टियों का कैंप तो उनके लिए सोचना ही बहुत दूर की बात है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सोचा गया और छुट्टियों में उनके लिए कैंप लगाया गया किया जाता है, मतलब हर साल होता है। तो समाज कल्याण बोर्ड का जो कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में अनुशासन, समूह में रहने की आदत विकसित करना और राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य की पालना करना है। साथ ही बच्चों को नवीन वातावरण में जाने और रहने का अनुभव होता है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। अगर आप लोग भी कभी कैंप में रहें तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये कितना अच्छा लगता है। फिर आता है कार्यरत महिला हॉस्टल यानी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल। इसका आपने अगर नाम सुना ही होगा शायद, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर शहरों में होते हैं और जो अनमैरिड वुमेन हैं जिनके पास अभी कोई मकान वगैरह नहीं है लेकिन वो कहीं नौकरी करने दूसरे शहर जाती हैं, तो ऐसे समय में समाज कल्याण बोर्ड स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देकर हॉस्टल की व्यवस्था करता है ताकि उनको भी सेफ और रहने के लिए अच्छी जगह मिल सके। और क्योंकि वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही होती है और उनका साथ रहता है और वो अपने आराम से काम करके और वापस अपने ठहरने की सुरक्षित जगह पर आ सकती हैं। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो इसलिए ये उनके लिए बहुत ही सेफ और आरामदायक रहता है। फिर है एकीकृत प्री स्कूल परियोजना यानी इंटीग्रेटेड प्री स्कूल प्रोजेक्ट। यह परियोजना 1962 में प्रारंभ की गई।
ऐसा माना गया कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उससे पहले यदि उनको बच्चों के साथ में घुलना-मिलना, खाना-पीना आ जाए, तो उनको स्कूल में एडजस्ट होने में ईज़ी होता है। और ये जो है ऐसा नहीं होता कि ये स्ट्रिक्ट और राइटिंग वाला और इस तरह का नहीं होता है। तो ये जो परियोजना है, ये 1962 में आरंभ की गई। तो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में बालवाड़ी, क्रैश, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण के माध्यम से ये करवाया जाता है। और इसके अंदर 3 से 6 साल तक के बालक और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के कल्याण के लिए ये कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं निम्न आय वर्ग की महिलाएं जो है उनको रोजगार मिल जाता है, और जो 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनको इस समय में शिक्षा मिल जाती है। ये इस समय में उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, साथ में उनका मन लग जाता है और उनको नया सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो इस समय सीखने की उम्र है उनकी। क्या सीखने की उम्र है इस समय उनकी? आप जानते ही हैं कि इस समय जो 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सब लोगों के बच्चों के साथ में खेलना की, बच्चों के साथ में बैठने की आदत होनी चाहिए, तभी जाकर के वो एडजस्ट हो पाएंगे स्कूलों में। और इसलिए ये योजना चालू की गई है। फिर आता है पूरक पोषण कार्यक्रम, यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये कुपोषण और बच्चों में पोषण की आवश्यकता को महत्व देने के लिए 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण की पूर्ति करने के लिए 1970 में ये कार्यक्रम आरंभ किया गया। यानी कि पूरक पोषण जैसे क्या समझते हैं आप? पूरक पोषण का मतलब है जो नॉर्मल पोषण मिलना चाहिए वो उसको वो सप्लीमेंट करता है, उसमें एडअप करता है। जिससे क्या होता है कि हो सकता है कि घरों में हम कोशिश भी करते हैं लेकिन उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसके लिए इसको महत्व देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे कि ये 3 से 5 वर्ष की आयु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आयु होती है, ग्रोथ की एज होती है, और क्योंकि स्टडीज़ भी इसी समय में स्टार्ट होती है, तो अगर कुपोषित बच्चा होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा अपनी क्लास में, पीछे पीछे रहेगा और ज़िंदगी में भी उसकी, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा उसको लॉस रहेगा और देश के लिए भी ये नुकसानदायक है। इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर आते हैं क्रैश। इस कार्यक्रम की व्यवस्था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1977 में प्रारंभ की गई, और इस कार्यक्रम के तहत बालकों की दिन की देखभाल करने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये क्यों होती है? जो कार्यरत या बीमार महिला है तो उसके लिए दिन भर बच्चे को संभालने के लिए सुविधा अत्यंत उपयोगी होती है। यदि महिला कहीं भी काम करने जाती है और घर पे कोई है नहीं जो बच्चे को देख सके, तो ऐसे समय में बच्चे की और बालकों की हेल्प करने के लिए ये क्रैश की व्यवस्था की गई है। पारिवारिक परामर्श केंद्र यानी कि फैमिली काउंसलिंग, इसकी सुविधा ऐसे परिवारों के लिए जो किसी कारणवश टूट रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई से अलग हट करके सुलह, बातचीत से समझौता कराने के प्रयत्न किए जाते हैं। क्योंकि अगर कोर्ट जाते हैं सीधे तो डाइवोर्स की तरफ मामला सीधे जाने लगता है, तो ऐसा नहीं हो इसके लिए पहले सुलह और बातचीत से समझौता कराने के प्रयत्न किए जाते हैं। पारिवारिक कलह, समन्वय की कमी, प्रताड़ना आदि के मामले केंद्र द्वारा हल किए जाते हैं। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई बार ऐसा कलह हो जाती है, या फिर लोगों ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, तो इस बात से भड़क करके भी लोग परिवार के टूटने का कारण बन जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों को होता है, और बाद में जाकर के हो सकता है कि परिवार वालों को भी बहुत अफसोस हो कि ऐसा हो गया है। तो ऐसा नहीं हो इसलिए पारिवारिक परामर्श केंद्र चालू किए गए हैं, जिससे कि ये परिवार टूट न जाएं और बने रहें। फिर आती है जागरूकता उत्पन्न करने की योजना, यानी कि अवेयरनेस जनरेशन प्रोजेक्ट। ये ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने प्रारंभ की है, और इसमें जो भी समस्याएं होती है महिलाओं के लिए और वो उसके लेकर के जागरूक नहीं होती है, जैसे कि उनकी हेल्थ को लेकर के है, या फिर उनकी साफ़ सफाई को लेकर के है, या फिर सामाजिक समस्याएं हैं कई सारी, तो उनके प्रति जागरूक होवें, और जो योजनाएं सरकार द्वारा ही चलाई जाती हैं और उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न हो, ऐसी कोशिश करने के लिए
ये प्रोग्राम इसमें आरंभ किया गया है। महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी 6 दशकों की अतुल्य यात्रा में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, उल्लेखनीय योगदान दिया है। बदलते सामाजिक प्रतिरूप के अनुरूप केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपना आत्मनिरीक्षण कर रहा है और नई संभावनाओं की भी तलाश कर रहा है ताकि उपयुक्त कार्रवाई योजना बनाई जा सके। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संबंधित सुविधाओं के भी अधिकतम उपयोगों को अपनाया जाएगा, जिससे कि पणधारियों को प्रभारी एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हो सकें। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में ये खास चीज़ें हैं जो कि इनमें से कुछ से शायद आप लोग भी अवगत होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ें करवाई जाती है। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं विमुक्त जातियों की छात्रवृत्ति योजना, सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित योजनाएं, राजकीय उन्नयन बस्तियों के रखरखाव से संबंधित योजनाएं, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन से संबंधित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी या बीमारी में अनुदान दिए जाने की योजना भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के वित्त एवं विकास नियम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, फिर सैनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्ध प्रशिक्षण की योजना और निःशुल्क बोरिंग की योजना संचालित की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी, आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जातियों की छात्रवृत्ति योजना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल के नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनसे संबंधित योजना है। फिर एनजीओ जितने चलते हैं उनके द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य कई करवाए जाते हैं और इसके लिए उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है, तो उससे संबंधित योजनाएं चलती हैं। फिर कई बस्तियां होती है उनके भी रखरखाव से संबंधित योजनाएं। फिर अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित योजना, तो जो भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है या किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो सब इसके अंदर आती है। आश्रम पद्धति विद्यालयों यानी कि जो रेजिडेंशियल होते हैं जो स्कूल और हॉस्टल्स, उनका संचालन। फिर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी या बीमारी में अनुदान दिए जाने की भी योजना इसमें सम्मिलित है। अगर उसको और कहीं से नहीं मिल पाता है तो इसे ज़रूरत के समय में लोन दिया जा सके उसको, इसकी योजना है। और इसके अलावा और भी है जैसे कि स्वतः रोजगार योजना है, ये दुकान के निर्माण की योजना है, ये सब इनसे ताकि व्यक्ति जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसके लिए ये सब है। निःशुल्क बोरिंग की योजना, जो लोग नहीं खुदवा सकते हैं, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ निःशुल्क बोरिंग की योजना भी संचालित की जा रही है। अब आप इसी कड़ी में देखें कि इसने क्या क्या गतिविधियाँ हैं इनकी थोड़ा सा झलकी देखते हैं हम। जैसे कि ये पहला है ये कि स्वच्छता विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कॉलेजेस में भी हम देखते हैं इस तरह से स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन होता है, इससे जागरूकता बढ़ने में सहायता मिलती है। दूसरा देखें तो डोनेशन फॉर केरल फ्लड रिलीफ फंड, यानी कि जब भी ऐसी कोई आपदा होती है तो उसमें उनको रिलीफ फंड भी दिया जाता है। फिर ये आप कश्मीर का देखें, जम्मू कश्मीर में मोहल्ला मीटिंग हो रही है जिससे कि महिलाएं जो है आपस में जागरूक हो सके, संगठित हो सकें, अपनी समस्याएं सुलझा सकें, इसके लिए है। फिर इधर नीचे देखें तो आप स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये आप पोस्टर देख सकते हैं, आपका जाना पहचाना पोस्टर है। हम इसके ऊपर स्वच्छता पखवाड़ा मनाते रहते हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है 2019 का। तो इसी तरह से और भी हर साल हम इस तरह का पखवाड़ा मनाते हैं और अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं। फिर रिलीफ ऑपरेशन होते हैं, ये जो केरल में हुआ है जिस तरह से, ये केरल एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इस तरह की और भी कई आपदाएं आती है तो उसके अंदर
रिलीफ ऑपरेशंस ये करवाता है। ये एक और साइड में आप देख रहे हैं मेडिकल चेकअप कैंप, जो कि चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। फिर ये देखें एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप है ये भोपाल में। फिर ये नीचे देखें तो एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वुमेन सेफ्टी एट श्रीनगर, यानी पूरे देश में कई जगह पर ये सब चल रहा है। फिर एक और देखें तो अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय AIWC कोलकाता। और ये ऊपर आप एक न्यूज़ देख सकते हैं, शायद आप जानते भी होंगे कि राजसमंद के पास में कुछ बालिकाओं को एक रखा गया था एक होटल में बंद करके, और उनको आगे शायद बेचा जाता या कुछ भी उनके साथ हो सकता था, तो उनको वहाँ से बचाया गया। और परिवार परामर्श केंद्र जो इसका है समाज कल्याण बोर्ड का, इनके द्वारा काउंसलिंग की गई उनकी, ताकि वो नॉर्मल हो सके, अपने परिवारों में लौट सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक संस्था है। तो आप आशा है कि इससे पूरा समझ गए होंगे, और जो भी कुछ आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी आपने जो कुछ भी सुना है इसका पूरा ध्यान देवें, और इसमें से पॉइंट्स को नोट डाउन करें, और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस देना ना भूलें। थैंक्स।